date, this is for particulars, right? This is what ledger folio means. जब मैं इसका अकाउंट बनाऊंगी कैश और बैंक का, तो कौन से पेज नंबर पे क्या होगा, that ledger folio में make, and then first column I call cash, then second column I call bank. This is again my credit side. This is date once again. This is particulars. This is LF. LF is going to be vacant every time क्योंकि वो पेज नंबर हमें नहीं पता था क्वेश्चन में. This is for cash and then export. कल बात करी तो थी कैश बुक में लेजर फॉलियो का ही कॉलम बनना है. लेजर फॉलियो का क्यों कॉलम बनना है? बिकॉज लेजर फॉलियो मींस जब आप इसका लेजर अकाउंट बनाओगे, दो दैट इज गोइंग टू बी अ रिपीटेड जॉब, बट इवन देन इफ यू विल बी प्रिपेयरिंग इंस्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग बुक, इफ यू आर प्रिपेयरिंग लेजर या बिफोर दैट यू प्रिपेयर्ड लेजर, तो लेजर के कौन से पेज नंबर के ऊपर ये वाले ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, इसलिए लेजर फॉलियो बुक में लेजर फॉलियो ये कॉलम का नाम, राइट. दिस इज व्हाट इट इज. Most of the time your cash book is going to start with the opening balance. Okay, एक चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी है. मैंने बोला in most of the time cash book is going to be started with the opening balance. If the business has been started on this year only, मान लो this is August is going on, 15th August को ही मेरा business start हुआ है, would I be having a certain cash in hand in the beginning? Will I be writing to balance brought down? To balance brought down तो वो होता है जो पिछला बचा हुआ है वो अगले आगे लेके आते हैं, है ना. तो मैंने बिजनेस से अगस्त के महीने 2021 में स्टार्ट किया. Would I be having certain cash in my hand? Yes. उस केस में होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होगा. तब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, तब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं होगा. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी इफ इट इज अ गोइंग कंसर्न. इट इज अ गोइंग कंसर्न मींस अगस्त को अगर मैं कैश बुक बना रही हूँ तो जुलाई में भी मेरा बिजनेस चल रहा था. अगर मैं जुलाई के मंथ में कैश बुक बना रही हूँ तो जून को भी मेरा बिजनेस चल रहा था. बिजनेस को चलते हुए 3-4 साल हो गए हैं. So that's why during my previous year I was having certain cash in my hand. Then only in the next year I will be writing it as opening balance. You are getting my point? So opening balances do arise only in case of running business. जब business लगातार चल रहा है. Had the business being started on this year only, then it is a possibility that you won't have the cash in hand. उस केस में आप उसे कैश इन हैंड बोलेंगे ही नहीं. जो कैश वो पहली बार बिजनेस में लेके आएगा वो कैपिटल हो, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू कैपिटल और अमाउंट में कैश के कॉलम में, राइट. सो लेट्स बिगिन. देखो पेज नंबर जहां से मेन इलस्ट्रेशन स्टार्ट होती है हमारी, मेरे को डबल कॉलम ही करवाना है. 7.1 डन, लेकिन आई हैव टू सर्च फॉर थर्ड और फोर्थ इलस्ट्रेशन, राइट. फोर्थ इलस्ट्रेशन में करवाऊंगी क्योंकि पहले तो सारे उसने टेक्निक बताई है. फोर्थ इलस्ट्रेशन इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन, so we are going to pick the simplest illustration, right. Fourth illustration, new addition, page number 7.16. December. देखो मेरे वाली एग्जांपल ही डाली उसने. Started business with cash, so it is not going to be your opening balance. On December 1st he started the business. So it is going to be cash account debited to capital. Done? Clear है? That's why I discussed the case beforehand with you. So it is going to be on December. कितना कैश लेके आया वो बिजनेस को चलाने के लिए? 50,000. कौन से कॉलम में लिखूं? कैश के कॉलम में. बैंक का कॉलम अभी ब्लैंक है. चाहो तो स्लैश डाल दो, नहीं भी डालते तो ब्लैंक ही रखो, ठीक है. स्लैश का मतलब ऐसे हाइफन ऐसे बोलो, डैश, ठीक है. You can go like that way. Then cash paid into bank going to be contra. Paid का मतलब deposited, ठीक है. Cash paid into bank, एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, साथ में छोटा सा सी. अमाउंट आएगी बैंक के कॉलम में एंड द अमाउंट इज 29,000. दूसरी साइड पे चाहो तो इसके पैरेलल रख लो, अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. एंट्री क्या हुई? जब बैंक में पैसे जमा करा, जर्नल एंट्री क्या हुई? तो वही किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक टू कैश. दूसरी साइड पे क्या लिखूं? बाय बैंक. अब अमाउंट किसमें लिखूं? यस, रिवर्स. अगर आपको इस साइड की पोस्टिंग आ गई, दूसरा तो रिवर्स ही है. अगर इधर आपने टू कैश लिखा है तो उधर बाय बैंक लिखना है. जब इधर टू कैश लिखा था तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखी थी, इधर बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिख देंगे. दैट इज 29,000 एंड द डेट रिमेन सेम. सेम डे है ना, जिस दिन पैसे बैंक में
में जमा करवाए उसी दिन ही कॉन्ट्रा हुई, एंड द डेट यू हैव टू फिल दैट इज 2 दिसंबर. हियर आल्सो यू विल राइट 2 दिसंबर, और उधर वाली कॉन्ट्रा में भी यू विल बी राइटिंग 2 दिसंबर. डन. आगे चलते हैं. रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी. गुरकिरत, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, जर्नल एंट्री. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राजा. ओके, चलो. कल डिस्कस किया था. आई एम एलैबोरेटिंग दैट पॉइंट ओनली. Yesterday I discussed when you deposit the check subsequently into bank, then only it is to be treated like check in hand. Check in hand मतलब आपने उसी दिन बैंक में पैसे चेक नहीं भेजा जमा करवाने, आपने पहले अपने ड्रॉर में रखा तो वो आपका चेक इन हैंड हो गया ना. On the very next day or after week or after 15 days you are sending it to the bank, then only it is to be treated like check in hand. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा. I will be assuming on the same day he sent the bank that check. जब वो खुद नहीं कहता, इट इज माय अजम्पशन, या तो वो बता दे कब भेजा. अगर नहीं बताता तो आई विल बी अज्यूमिंग दैट ऑन द वेरी दैट डे, ऑन द सेम डे ही सेंट द चेक इनटू बैंक. इन दैट केस वी विल बी ट्रीटिंग इट एज चेक. हम चेक इन हैंड नहीं बोलेंगे. तब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा एंड कंपनी. ठीक है, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा एंड कंपनी. तब चेक इन हैंड टू राजा एंड कंपनी नहीं बोलना. चेक इन हैंड कब बनाना है? व्हेन यू आर सेंडिंग इट ऑन अनदर डे, on next day, on any subsequent day, then only it is to be treated like check in hand. There are 13 or 14 points of theory. जैसे मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, I will be reading that points for you so that you can come to know how the different points are to be dealt in the numerical question. So this he has written in our theory. ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं. छोटी सी illustration है, फिर वो theory के सारे points we will discuss so that can help you in solving the numerical question. तो check in hand वाला concept मेरे को लगता है आपको समझ आ गया. When it is to be treated like a check in hand, when it is not being deposited into bank on the same day. ठीक है, मींस आपके हाथ में चेक पड़ा, प्रैक्टिकली होके सोचो, that is in your hand still, you haven't sent it to the bank, तो एंट्री करनी ही नहीं. अगर चेक अगले दिन भेजा है तो जिस दिन भेजा है उस दिन एंट्री आनी है कैश बुक में. अगर आप अपने पास संभाल के बैठे हो तो कैश बुक में एंट्री नहीं आनी. ठीक है, अब आनी है क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं लिखा. We are assuming on the same day he sent it to the bank. एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा एंड कंपनी. याद है ना आपको, जर्नल एंट्री में किया होता है ना ये चेक रिसीव फ्रॉम राजा एंड कंपनी, तो बैंक टू राजा एंड कंपनी करते हैं ना. सेम वी आर डूइंग हियर. राजा एंड कंपनी से चेक लिया, दैट इज ऑफ 800, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना ताकि टोटल करना आसान हो. आगे चलते हैं. विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज. प्राइवेट यूज मींस पर्सनल यूज. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बाय ड्राइंग्स. डेट आप खुद फिल करो. बाय ड्राइंग्स हाउ मच अमाउंट, साथ में अकाउंट वर्ड जरूर लिखना भाई. इट इज 240 बैंक वाले कॉलम में, गलती से कैश वाले कॉलम में लिख दोगे आंसर गलत आना. डन. रिसीव्ड चेक फ्रॉम कुणाल, फिर कुछ नहीं लिखा. रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमल, डिस्काउंट अलाउड. आगे लिखा कमल्स चेक एंडोर्स्ड टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 425. जनरल एंट्रीज पहले करते हैं, ऐसे समझ नहीं आना. अब एक पॉइंट मैं और आपको बता रही हूँ. एक तो पॉइंट हमने ये किया, ये मेरे को चेक मिला और ये मैंने बैंक में भेजा, ठीक है, उसी दिन. तो आपने उसे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा एंड कंपनी में. अब आपको चेक मिला, आपने वो चेक अपने पास नहीं रखा, आपने किसी को ट्रांसफर कर. आपको चेक किसने दिया होगा? डेटर ने. आपने वो चेक उससे ट्रांसफर किया जो आपका क्रेडिटर, जिसको आपने पैसे देने. I am repeating the sentence. You usually receive a check from your debtor and you are endorsing. Endorsing means you are transferring. You are handing over that check to your creditor. आप उस creditor को बोलते हो कि मैंने तेरे को पैसे देने हैं ना, ये ले पकड़ ये चेक. कौन सा चेक easily transfer हो जाता है? Bearer check. Had it been account by check तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो आपके अकाउंट में जमा हो. Mind it. This is bearer check जिसके ऊपर account by वाली लाइन नहीं लगी. Bearer check is like cash. ठीक है, आपका नाम भी नहीं लिखा हुआ. और यू नो bearer check के ऊपर सेल्फ वर्ड लिखा हुआ. सेल्फ का मतलब जो कोई भी आपके पास आएगा उसको दे देना चेक. ठीक है, so this point should also be clear to your mind. Which check can be easily endorsed? Will we be in a position to transfer our account by check or cross check? No, cross check कभी भी ट्रांसफर नहीं होते. अब जब आप अपना चेक किसी को एंडोर्स करते हो तो वो चेक आपके पास नहीं रहने वाला,
आपने उसकी एंट्री नहीं करनी। जब आपको वो चेक मिला कमल से, आपने उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। देखो इसने 14 की एंट्री करी है, ओके। अब और सुनो, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन। When you endorse your check, you treat it as check in hand और ध्यान से देखना कैश। आप जब चेक को एंडोर्स कर रहे हो, मैंने अभी बोला वो चेक कौन सा चेक है, bearer check, and bearer check is same as of cash. That's why he put the entry on 4th December in cash form. उसने चेक को चेक नहीं माना क्योंकि वो चेक बेयरर है, बेयरर चेक ही एंडोर्स हो सकता है, so bearer checks are same as of cash. That's why he passed the entry to Kamal. चेक मिला कितने का, कितने का 395। ट्रांसफर कब किया इसको, 16 दिसंबर को, और उसको क्या बोला, मैंने तेरे कितने देने हैं 425, तू चेक ले ले 395 इन फुल सेटलमेंट। इट मींस कि बाकी उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया होगा 20 रुपए। डिस्काउंट का कॉलम मैं कैश बुक में बना नहीं रही हूँ। एंडोर्स करने की एंट्री क्या होगी, किसको एंडोर्स किया, नाम क्या बंदे का, बाला। एंट्री बनेगी बाला अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश का मतलब बेयरर चेक। यहाँ पे क्या आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमल, फिर क्या आया, बाय बाला। अब मैं एक बात आपसे ध्यान से सुनना, पहले जो मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं इस एंट्री को दोनों साइड पे ना डालती कोई फर्क पड़ता, तो दिस एंट्री कैन बी द इधर कैश बढ़ा, ये आपके पास चेक आया, 2 दिनों के बाद आपने उसे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे कैश कम हुआ, यू कैन स्किप दिस एंट्री एज। तो जब चेक एंडोर्स होता है आप एंट्री को स्किप भी कर सकते हो, बट वी विल यूजुअली नॉट स्किप द एंट्री बिकॉज वी जस्ट वांट टू सी इट्स ट्रीटमेंट। हम उसकी ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं कि क्या होनी चाहिए। We need to understand its treatment. I am repeating the sentence again. Which checks can be endorsed? Bearer. Bearer checks are same as of. ये मैंने किसी को कैश नहीं दिया क्योंकि बेयरर चेक जैसे ही आप बैंक के काउंटर में जाते हो उसी टाइम काउंटर पे पैसे मिल जाते हैं। ये आपने क्लर्क को चेक हैंड ओवर किया, ये उसने आपको कैश दे दिया। बेयरर चेक इज सेम एज ऑफ कैश। अमाउंट बैंक में क्यों डालेंगे, है ही नहीं, चेक वही ट्रांसफर होते हैं, यही तो ट्रीटमेंट है, तभी तो तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। इफ आई विल पुट द अमाउंट इनटू द बैंक, बैंक मींस वो अकाउंट में चेक है और अकाउंट में कभी ट्रांसफर ही नहीं होना। अकाउंट में तो आप किसी को हैंड ओवर ही नहीं कर सकते, आपके नाम पे बना है अकाउंट पे का मतलब आपके नाम पे बना है, आप पहले अपने बैंक के अकाउंट में जमा करवाओगे फिर निकलवा के पैसे दो, तो वो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कैश बुक में तो उसकी टेक्निक ही नहीं बननी, ठीक है ना। इट इज ओनली एवरी टाइम व्हेनेवर इन द क्वेश्चन ही इज टॉकिंग अबाउट एंडोर्समेंट ऑफ चेक मींस ट्रांसफर ऑफ चेक, यू हैव टू ट्रीट इट एज कैश। आपने उसे कैश ही माना, ठीक है। पहले आपको वो कैश, इट मींस कि जब आपको चेक मिलता है ना आपने अगली लाइन जरूर पढ़नी है, इज ही एंडोर्सिंग और नॉट। तभी आप यहाँ पे पहले वाले मतलब इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए आपको नेक्स्ट वाली लाइन जरूर पढ़नी कि एंडोर्समेंट हुई है कि नहीं। मान लो अगली लाइन ना लिखी होती तो फिर इसको बैंक ही मानना था, फिर ये होना था बैंक अकाउंट डेबिट टू कमल, बस ये चेक मिला, आई विल बी अज्यूमिंग मैंने उसी दिन बैंक में जमा करवा दी, लेकिन मैंने अपने पास तो रखा ही नहीं, आई ट्रांसफर इट टू समवन। सो दैट्स व्हाई अगला जरूर पढ़ना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आई विल बी रिपीटिंग इन द क्लास। यू जस्ट चेक हैज ही एंडोर्स्ड इट और नॉट और हैज ही kept it with him or not, ठीक है। अभी दिस इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन वी आर डूइंग, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग मच टाइम। चलिए जी आगे चलते हैं। पेड बिल्स पेएबल बाय चेक, जर्नल एंट्री बोलो, बिल्कुल ठीक। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बाय बिल्स पेएबल, अमाउंट बोलो कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में 1000 रुपीस। आगे चलो, फिर से एक नई बात, अगली लाइन नहीं पढ़ते, मेरे को बैलेंस बता, फिर समझाती होगी। पहले कैश का निकालना मेरी ड्यूटी है। आई विल सी कौन सी साइड बड़ी है, सिंगल विजन से मेरे को पता चल गया 50,000 रुपया इधर है, यही साइड बड़ी होने वाली है। बताना लेजर अकाउंट जैसे बैलेंस किए थे तो इस साइड का बुक को ना देखना अभी कोई भी, 50,395। क्या सिखाया, उसी साइड का टोटल सेम लिखना, लिख लिया। बुक के साथ अभी मैच नहीं करेगा बिकॉज वन स्टेप आई एम मिसिंग। 29,395 राउंड ऑफ ही हो जाएगा मेरा, 395 तो सीधा माइनस हो गया 21,000। मेरे अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फिगर आई है 21,000,
लेट मी राइट इट। अगर लास्ट लाइन ना लिखी होती, मेरा बैलेंस इन हैंड कैश का कितना होता 21,000, और यही बैलेंस मैं टू ब्रॉट डाउन बनाती पहली जनवरी को। इतना क्लियर? लेकिन उसने मेरे हाथ बांध दिए, उसने एक लाइन लिखी, क्या? डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। 450 से जितना भी कैश का बैलेंस ज्यादा है ना, वो बैंक में जमा करवा दो। मेरा बैलेंस तो 21,000 आ रहा है। इट मींस कि इनडायरेक्टली वो मेरे को कहता है कैश इन हैंड रखो 450, बाकी 20,550 बैंक में जमा करवा दो। मैंने इतना कैश अपने कैश बॉक्स में रखना ही, ड्यू टू द फियर ऑफ थेफ्ट, ड्यू टू द फियर ऑफ स्टीलिंग, इट कैन बी एनी कॉज। और हो सकता है उसने किसी को चेक इशू करना हो, इसलिए वो बैंक में पैसे जमा करवा रहा है। व्हाई टू कीप दिस मच कैश इन हैंड? Had he not been writing this line, तो मेरा कैश इन हैंड का आंसर कितना आता? उसने क्या लिखा? सारा कैश बैंक में जमा करवा दो, सिर्फ 450 को छोड़ के। इट मींस कि वो खुद चाहता है 450 क्लोजिंग बैलेंस हो, ये उसने दिया है। ही इज गिविंग मी दैट बैलेंस, बाकी बैंक में जमा करवाऊंगी। कैसे पता चला कितना? क्योंकि मेरा बैलेंस तो आया 21,000 भाई। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, सी हियर, मेरा बैलेंस तो ओरिजिनली आया 21,000, वो कहता है 450 अपने पास रखना है। It means the difference will be 20,550. I need to deposit it in the bank. For depositing the cash into bank, I always pass the contra entry. So here is the turn to pass the contra entry. Bank account debited to cash. यहाँ पे लिखा C. और कितनी अमाउंट मैंने खुद निकाली? 20,550। अगर ये इधर लिखा है तो उधर भी लिखना ड्यूटी है। CD के ऊपर लिखोगे, नीचे लिखो, ऊपर लिखो, because CD is always being written at the last. डन? तो थोड़ी सी स्पेस आपने पहले छोड़ लेनी है। मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना था, तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अदरवाइज आई विल बी राइटिंग इट हियर बाय बैंक एंड आई विल बी पुटिंग सी और अमाउंट लिखूंगी मैं। बच्चों कुल मिला के 21,000 बैलेंस था, मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। 20,550 को अलग लिख दिया, 450 को अलग लिख दिया, बिकॉज ही रिस्ट्रिक्टेड मी। ही इज नॉट सेइंग टू कीप द होल कैश इन हैंड, he is saying just keep 450 in your hand and deposit the excess amount. जो ज्यादा है वो जमा करवा दो। 450 से जितना भी ज्यादा है बैंक में जमा करवा दो। I calculated the difference and I deposited it into the bank. टोटल सेम है, टोटल में कोई हेरफेर नहीं है इस कॉलम का। अब बैंक का कॉलम करें। बैंक का कॉलम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें कॉन्ट्रा की पोस्टिंग होनी थी। ठीक है, करो टोटल। 0, 5, 13, 0, नहीं 5350 है, सेम थोड़ी ना, वो 395 5350 है। देखो बुक में से देखो, 50,350 निकालो उसका बैलेंस। 1240 बीच में से माइनस करना है। 5350 में से 1240 0 1 1 49,110। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क। बोलो जी। बैंक में 30th की डाली है, गलत है, 31st की डालनी, 31st की डालनी है। अपने आप डेट नहीं चेंज कर सकते। उसने असम्पशन ले ली कि क्लोजिंग बैलेंस आमतौर पे 31 को होता है, तो एक दिन पहले ऐसा हुआ होगा। नहीं, हम उसी दिन बैंक में जमा करवाएंगे। राइट? एनी डाउट टू एनीवन? डेट विल रिमेन सेम, इट विल बी ऑन 31st ओनली। 31st को ही कॉन्ट्रा पास करोगे, 31st को ही क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे। So this was your illustration number 4, which was the first illustration which he made complicated. It should be simple, but he made the first illustration complicated. So then I told you that I will be doing certain critical points beforehand. मैंने बोला था ना 16-17 पॉइंट होंगे, तो 17 पॉइंट्स हैं। बैकवर्ड आइए, पेज नंबर 7.13 पे आइए। पेज नंबर 7.13 पे आइए। हेडिंग का नाम देखिए, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू चेक ट्रांजैक्शन। चेक के बारे में मैंने क्या क्या बताया अभी? एक तो कॉन्ट्रा है ना, एक चेक मिला और उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। एक चेक मिला तो कुछ दिनों के बाद डिपॉजिट करवाया। एक चेक मिला और मैंने एंडोर्स कर दिया। ठीक है, और एक चेक मिला और मैंने एंडोर्स भी कर दिया, वो डिसऑनर भी हो। तो 4-5 बातें वो चेक की हमें बताएगा। फर्स्टली लेट्स डिस्कस दैट, लेट्स डू इट। Everything I will be discussing with the help of journal entry. So let's begin.
पहला हेडिंग पढ़िए, चेक ट्रांजैक्शन थ्योरी है भाई, दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू एज वेल। जो थ्योरी क्लास में डिटेल में मैं करवाती हूँ, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ योर पेपर, और दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल। चलिए बच्चों, पहला पढ़ो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इमीडिएटली। तो चेक को चेक मानना है, अभी करवाया जो राजा एंड कंपनी वाला था, कई चीजें आपको समझ आ गई हुई हैं, पार्टली यू नो इट। व्हेन यू रिसीव अ चेक, चेक रिसीव्ड एंड बोलो हेडिंग का नाम, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक immediately. If nothing is mentioned, I always assume, if nothing is mentioned in the question, I always assume that it has been deposited to bank immediately, means on the same day. ठीक है, deposited into bank on the same day. क्या एंट्री करेंगे? चेक रिसीव फ्रॉम राजा एंड कंपनी, याद रखिए क्वेश्चन का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा एंड कंपनी, बैंक के कॉलम में लिख देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे और टू राजा एंड कंपनी लिख देंगे। सो दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉर एग्जांपल द डेटर्स नेम इज मोहित, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहित अकाउंट, डन। सो इजी, आगे चलते हैं। चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड सब्सिक्वेंटली, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज चेक इन हैंड। लाइक आई रिसीव्ड दिस चेक ऑन 23rd, ठीक है, फ्रॉम मोहित, and on 25th I am sending it to the bank. जब 23rd को मेरे को ये चेक मिलेगा तो मेरी एंट्री आएगी 23rd अगस्त, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहित, मतलब बैंक नहीं आएगा तब। इट मींस कि उस केस में 23rd को कैश बुक में एंट्री आनी नहीं। कैश बुक में तो तब एंट्री आनी है या तो कैश डेबिट हो या क्रेडिट हो, या तो बैंक डेबिट हो या क्रेडिट हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो चेक मिला। अब 25 को मैंने ये चेक बैंक में जमा करवाना, टुडे मतलब वी आर सेंडिंग इट टू द बैंक, तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। जो मेरे हाथों में चेक था मैं बैंक को पकड़ाया, ये चेक मेरे को मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये मैं बैंक गई और चेक बैंक को पकड़ा दिया तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तब एंट्री आएगी मेरे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, एंड आई विल बी राइटिंग इन बैंक कॉलम, thereby I will write to check in hand. Any doubt to anyone? So this is a case. This is a case. You receive a check and deposit it into bank on the subsequent day or not on the same day. Subsequent. On दा भी नहीं लिखना, on any subsequent day. कभी भी, क्योंकि 3 महीने तक वैलिडिटी है, कल डिस्कस किया था, कभी भी 3 महीने से पहले कभी भी आप बैंक में भेजो, एंट्री विल रिमेन सेम। ठीक है जी, मींस उस दिन आप जर्नल एंट्री जरूर करके रखोगे, जब मोहित आपको चेक देगा जर्नल एंट्री करोगे, कैश बुक में नहीं डालोगे। कैश बुक में कब डालेंगे? जब आप उसे बैंक में भेजोगे, जब बैंक में जाके उसे हैंड ओवर करो। यू आर गेटिंग मी? सो सेकंड पॉइंट इज क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं करनी, चेक रिसीव्ड बट एंडोस्ड, एक ही ट्रीटमेंट करनी है, दो नहीं बताऊंगी। दिस कैन बी सॉल्व्ड इन अनदर वे आल्सो, सो नो नीड टू गो विद दैट। We will be treating it every time check in hand. दोबारा बोलो, which one? Okay, if the check is dishonored, चलो जी, अगर यही वाला मोहित ने मेरे को चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने 2 दिन के बाद मेरे को इन्फॉर्म किया कि मोहित के या तो साइन नहीं मिल रहे या उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं, वन इनसफिशिएंसी ऑफ अमाउंट, another is sign is not matched। ठीक है, तो चेक कैन बी डिसऑनर्ड, चेक कैन बी बाउंस्ड। तो हम क्या करेंगे? हम मोहित को बोलेंगे तू हमें पैसे दे, और वी विल बी गिविंग दैट अमाउंट टू द बैंक। ठीक, एंट्री क्या बनेगी? मोहित विल बिकम माय डेटर अगेन एंड आई विल बी लायबल टू द बैंक। ठीक, बैंक इज सेंडिंग बैक इट टू मी एंड आई विल बी सेंडिंग बैक इट टू मोहित। सो मोहित इज द रिसीवर, ठीक है, एंड बैंक इज द गिवर ऑफ दैट चेक। और दूसरी तरफ लॉजिक क्या है? मोहित को दोबारा से अपना डेटर बनाइए एंड यू आर लायबल टू द बैंक। या इसे ये मान के चलिए कि आपने पहले अपने बैंक में पैसे बढ़ा लिए थे, बढ़ाने नहीं बनते क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया है, तो आप उन पैसों को कम कर दीजिए बाय क्रेडिटिंग इट, और आप दोबारा से मोहित से डिमांड करिए एक चेक, या उसे बोलिए कैश दे इस बार, क्योंकि तेरे चेक तो बाउंस हो जाते हैं।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट when endorsed check, endorsed है ना, नहीं, when check sent to bank got dishonored, जो चेक आपने बैंक में जमा करवाया है वो अगर डिसऑनर हो जाए तो योर कस्टमर, योर डेटर इज टू बी डेबिटेड एंड योर बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। डन, तीनों एंट्रीज क्लियर है। अब कौन सा चेक होगा? यू रिसीव अ चेक एंड यू एंडोर्स इट टू समवन। आप उसको, आपने मोहित से चेक लिया, आपने उसे हिमांशु को ट्रांसफर कर दिया, इट मींस कि मोहित आपका डेटर था, हिमांशु आपका क्रेडिटर था। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स्ड टू द क्रेडिटर, वर्ड लिख रहा है बट एंडोर्स्ड लिख लो, ठीक है। चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स्ड, तो भी उसे चेक इन हैंड ही मानना है। चेक रिसीव्ड, जब तक चेक आप अपने पास नहीं रखते हो ना, उसे चेक इन हैंड ही मानो। जब चेक आपको मिला और आपने सीधा बैंक में जमा करवा दिया तो उसे बैंक मानो। अगर चेक आपको मिला और आप अगले दिन बैंक में जमा करवाते हो तो चेक इन हैंड मानना है। अगर आपको चेक मिला और आप एंडोर्स कर देते हो, अपने पास नहीं रखते हो, तो भी उसे चेक इन हैंड मानो। ठीक है, और दिस इज व्हाट चेक रिसीव्ड बट एंडोर्स्ड। So what you will receive? You will receive a check. From whom you are going to receive it? From your debtor. और साथ में अगली लाइन में लिखा है the above check endorsed. तो अगली लाइन मैंने पहले पढ़नी है, फिर इसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक, so that will be what? बोलो, check in hand account debited because I am endorsing it. Check in hand account debited to मोहित account. मोहित ने मेरे को चेक दिया, मैंने आगे इसे किसी को ट्रांसफर, ये एंट्री कैश बुक में नहीं आनी, आनी है नहीं, मैंने इसे किसको ट्रांसफर कर दिया? अगले दिन हिमांशु को। एंट्री क्या बनेगी? हिमांशु अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। ये एंट्री भी नहीं आनी कैश बुक में, आनी है नहीं, दोनों पर्सनल अकाउंट है भाई। ये पर्सनल मेरा क्या था? डेटर था, अब इसने मेरे को चेक दे दिया, उसका बैलेंस खत्म हो गया। ये पर्सनल अकाउंट मेरा क्रेडिटर था, मैंने उसे वो चेक हैंड ओवर कर दिया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब वो कहता है एंडोर्स चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो, एंडोर्स चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो मैं मोहित को दोबारा से अपना क्या बनाऊंगी? डेटर, और इसे मैं दोबारा से हु विल इन्फॉर्म मी अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक? हिमांशु। हिमांशु विल टेल मी, जो चेक तूने मेरे को दिया है, मैं बैंक में जाके विड्रॉ करने गया था लेकिन पैसे नहीं मिले, उन्होंने चेक किया कि मोहित के अकाउंट में पैसे ही नहीं है या मोहित के साइन नहीं मैच कर। So मोहित को मैं इन्फॉर्म करूंगी, मोहित विल बिकम माय डेटर अगेन एंड हिमांशु विल बिकम माय क्रेडिटर अगेन। ये तीनों एंट्रीज ऐसी हैं जो कैश बुक में आनी। देख लो, दिस यू रिसीव द चेक, यू कॉल इट चेक इन हैंड टू मोहित। दिस चेक रिसीव्ड, यू ट्रांसफर टू हिमांशु, आप एंट्री करते हैं हिमांशु टू चेक इन हैंड। व्हेन दिस चेक गेट्स डिसऑनर्ड, आप एंट्री दोनों ही पर्सनल अकाउंट से करते हैं, डेटर टू क्रेडिटर। So this whole scene is only for your reference. It is a part of cash book. It is a part of journal entry. Such question if comes into MCQ, हो सकता है none of the above, हो सकता है वो कोई गलत एंट्री आपको लिखे, हो सकता है कोई वो सही ऑप्शन दे, you have to search. ठीक है, आपने देखना है कौन सा पॉइंट अप्लाई होता है, accordingly you have to search the correct option. Any doubt to anyone? All the 3 points should be clearly set in your mind related to check received and endorsed and gets disowned. अब सारे बॉक्स वाले पॉइंट पढ़ने। कैश कॉलम ऑफ डबल कॉलम कैश बुक ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओपनिंग डेबिट ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इन केस ऑफ विच बिजनेस? एक्सिस्टिंग बिजनेस। मान लो ये असर्शन है, रीजन बनाओ। मान लो ये असर्शन है, कैश इन हैंड, ऊंचा बोलो, ये assertion है, assertion I am repeating, cash column of double column cash book always starts with debit opening balance in case of an existing business. Cash in hand is our asset and it always has debit balance. Cash in hand is our asset or cash in hand is a real account, it always has debit balance. पहली option होगी। Assertion and reason both are correct and the reason is the correct explanation of assertion. So this point you know, had it be a new business, then there will be no opening cash in hand. Rest of the things we will continue tomorrow.